हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में भी आप लोग का बहुत अच्छा समर्थन मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और आगे भी ये सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों कमेंट ज्यादा कीजिए ताकि पता चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जो भी डिमांड आ रहा है उसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं तत्पर खड़ा हूं। तो जैसा कि अभी हम लोग सीरीज चला रहे हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति से संबंधित, तो इसमें हम लोग पहले कुछ वीडियो देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा पॉलिटी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारे लोगों को समस्या है कि सर कैसे समझेंगे, कुछ समझ में नहीं आता, एकदम से नया सा टॉपिक है तो किस तरीके से इस पे काम करेंगे। तो एक छोटा सा आपके लिए बस एक परिचय लेके आया हूं। इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे, छोटा सा ही बात करेंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए पॉलिटी सीरीज है, बेस्ट किस पे है, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो आयोग द्वारा जो किताबें सुझाई गई हैं उसी से संबंधित है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताबों पर बेस है और इसमें एक जगह दे रखा है कि संविधान के बारे में चर्चा कर रखा है कि संविधान है क्या। तो हम उसी संविधान से थोड़ा सा छोटा सा एक आप लोग को परिचय देने का प्रयास करते हैं। तो पहले संविधान की एक परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद नीचे जो लिखी हुई बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अंत तक कुछ अच्छी बातें आपको पता चलेंगी और आपके एग्जाम के लिए टू द पॉइंट अगर इतना आप कवर कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि 1 नंबर, यहां से निरंतर बीपीएससी सवाल पूछता रहा है तो 1 नंबर हो सकता है कि इस वीडियो से आपको प्राप्त हो जाए। 3-4 मिनट का वीडियो होगा, आप जरूर इसको ध्यान से देखिएगा, छोटा ही वीडियो होगा। देखिए संविधान क्या है, एक छोटा सा परिभाषा, पहले किसी भी चीज को जानने से पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए संविधान है क्या, देखते हैं। किसी देश को संचालित करने के लिए, देखिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में अगर लिखिएगा तो आपको ज्यादा दिन तक आपके साथ बना रहेगा। तो किसी देश को संचालित करने के लिए आधारभूत कानून, बेसिक जो लॉज है, आधारभूत कानून एवं प्रथा, ठीक है। पहले किसी देश को चलाने के लिए कानून भी होंगे और प्रथाएं भी होंगी। तो किसी देश को संचालित करने के लिए आधारभूत कानूनों एवं प्रथाओं का समुच्चय जो शासन के मुख्य अंगों और उनके अधिकार क्षेत्रों को क्या करता है, निर्धारित करता है, तथा मनुष्य मतलब सभी लोग, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों का विवरण प्रस्तुत करता है। अर्थात एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद किसी देश को संचालित करने के लिए आधारभूत कानूनों एवं प्रथाओं का समुच्चय जो शासन के मुख्य अंगों और उनके अधिकार क्षेत्रों को निर्धारित करती है तथा मनुष्यों और नागरिकों के अधिकारों का विवरण देती है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूं क्या क्या है। किसी देश को संचालित, कोई देश रन कर रहा है, उसको चलाने के लिए क्या करना होगा, कुछ कानूनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वो कानून और कुछ प्रथाएं चली आ रही होगी उस देश में, उन प्रथाओं का एक समुच्चय होगा, एक यूनियन होगा, एक जगह उसको कलेक्शन बना देंगे और कलेक्शन के बाद शासन के मुख्य अंगों, मुख्य अंग मतलब शासन के मुख्य अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सारे शासन के मुख्य अंगों और उनके अधिकारों को, क्षेत्रों को निर्धारित करती है तथा मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों का विवरण देती है। मतलब हमारे मनुष्य मतलब सभी देश के लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ अधिकार मिले हुए हैं वो नागरिकों को मिले हुए हैं और कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को मिले हुए हैं जो एक मनुष्य होने के नाते, तो इनके अधिकारों का भी क्या देती है, विवरण देती है, ठीक है। तो ये एक संविधान का परिभाषा। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, ठीक है। असली जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे एग्जाम में वो निर्माण से संबंधित, तो उसी निर्माण पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वैसे तो निर्माण देखिए अगर बताना होता, प्रशासनिक सेवा का होता तो थोड़ा सा डीप में जाके बताते, लेकिन आप लोग के लिए उतना आवश्यक है नहीं। फिर भी एक छोटा सा बता देता हूं कि देखिए सब यहां भले लिखे हैं 1934, लेकिन इसके सबसे पहले जो चर्चा किए थे वो बाल गंगाधर तिलक 1895 ईस्वी में किए थे। अपना एक स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किए थे और वहीं से पहली बार भारत में, कांग्रेस के गठन होने के बाद पहली बार भारत में हुआ कि एक संविधान का निर्माण किया जाएगा और इस देश का शासन प्रशासन कैसे चलेगा, एक संविधान के माध्यम से, एक कानूनों का एक समुच्चय होगा। पहले राजतंत्र में कोई ऐसे कानून नहीं होते थे, राजा, देखिए संविधान पहले से रहे हैं। अशोक द्वारा जो पिलर लिखवाए गए, अशोक के पिलर आप पढ़े होंगे, तो अशोक के पिलर भी क्या होते थे, एक तरीके के संविधान ही है, लेकिन उनको एक संविधान सभा द्वारा, जो आधुनिक जो संविधान है इसको संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। और संविधान सभा का मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। कहते हैं ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित संविधान है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन का संविधान कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन वो एक संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं है, किसी एक परिवार, किसी एक वंश द्वारा लिखा हुआ है, इसीलिए उसको अलिखित संविधान कहते हैं, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा निर्मित नहीं है। वही अमेरिका का जो संविधान है वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है। उसी तरीके से भारत का भी जो संविधान है वो प्रतिनिधियों द्वारा, भारत के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ये निर्मित किया गया था। तो शुरू कब हुआ, तो अभी बताया जैसे 1895 में स्वराज्य विधेयक तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद फिर आगे चलकर 1921-22 के आसपास, 1922 में महात्मा गांधी जो है
एक लेख प्रकाशित करते हैं, ठीक है, हरिजन द ओनली वे। महात्मा गांधी एक लेख प्रकाशित करते हैं हरिजन द ओनली वे, और इसमें वो संविधान निर्माण की चर्चा करते हैं। लेकिन उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो जानकारी जिनको चाहिए वो इससे संबंधित और उनको समझ में आ जाएगी बातें। हम यहां जो लिखे हैं इसी पे चर्चा करते हैं और यहीं से खत्म करेंगे। तो सबसे पहले जो संविधान निर्माण की बात की गई, सबसे पहले जो संविधान निर्माण की बात की गई वो 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा, एक प्रख्यात एक विद्वान व्यक्ति है एम.एन. रॉय द्वारा, इसकी मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, यहां लिख दे रहा हूं मानवेंद्र, क्योंकि कुछ कभी बहुत सारे लोगों को रहता है कि सर फुल फॉर्म बता दीजिए। मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था 1934 ईस्वी में। अब संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। तो पहले संविधान सभा बनाना होगा, जब ये सभा बन जाएगी उसके बाद फिर क्या करेंगे, संविधान का निर्माण कर लेंगे। तो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया। फिर 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने, अब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियल, देखिए अब एक व्यक्तिगत ये विचार हो सकते हैं, उस समय जो सबसे सर्वमान्य संस्था है वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस जब तक विचार न देती तब तक ब्रिटिश साम्राज्य के कान पे जू नहीं रेंगेगा। तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब देखिए अब यहां से मोड़ आएगा और यहां से चीजें तेजी से बदलेंगे। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया और बोला कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। अब संविधान, एम.एन. रॉय बोले संविधान सभा, कांग्रेस बोली कि हाँ संविधान सभा का गठन की मांग की, और वयस्क मताधिकार का मतलब अब जो जवाहरलाल नेहरू बोले वो ये शब्द है, देखिए शब्द को पकड़े रखिएगा, शब्द पे ही सवाल फंसेंगे। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष से जितने जो भी लोग ऊपर हैं उन्हीं लोगों द्वारा क्या किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसका चुनाव किया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चर्चा किए। उसके बाद 1940, अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है 1939 ईस्वी में, और ब्रिटिश सरकार अब घुटने टेक रही है क्योंकि भारत के लोग जो है वो मदद नहीं कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक छोटा सा एक प्रस्ताव रख देती है, एक लॉलीपॉप टाइप का, कि हाँ ठीक है इनको कुछ तो समझा ही ले, कुछ मांग रहे तो कुछ दे देते हैं। और वही 1940 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। उस समय के तत्कालीन वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो कांग्रेस के समक्ष या भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं, उसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और ये कहते हैं पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट संविधान सभा के गठन के बाद को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लेती है। अब जब स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे इसके विकास की बात शुरू होगी कि कैसे इसको किया जाएगा। भाई भारतीय भी उसी क्यूरियोसिटी में है कि अब इसको कीजिए, जब एक बार बोल दिए तो कीजिए। तो फिर 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है, इसके अध्यक्ष होते हैं एक एकल सदस्य है स्टेफर्ड क्रिप्स। ये भारत पहुंचते हैं और अलग अलग नेताओं से, अलग अलग संगठन के अलग अलग नेताओं से चर्चा करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। कुछ आउटकम नहीं निकल पाता है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान की मांग पे अड़ गए थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, और इस आधार पर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन जो है वो फेल रहता है। फिर आगे चलकर 1945 ईस्वी में 1945 में एक वेवेल योजना आती है, ठीक है। वायसराय, उस समय के वायसराय हैं लॉर्ड वेवेल, और ये भी एक संविधान सभा के गठन की चर्चा करते हैं। लॉर्ड वेवेल वायसराय ये भी चाहते हैं कि जो अभी देखिए अब 1945 का काल चल रहा है, लगभग प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो अपने चरम पे चल रहा है और भारतीयों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जो है, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस आईएनए के समर्थन से धीरे धीरे भारत की तरफ आ रहे हैं। जापान का आक्रमण बढ़ने, जापान का खतरा बढ़ रहा है कि भारत आएगा, जापान जो है वो भारत पे आक्रमण कर देगा और ब्रिटिश सत्ता हिल सकती है। तो वेवेल, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल जो है वो एक योजना प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाता है। और अंततः जब विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो जाता है तो अब विश्व पे अमेरिका का दबदबा बढ़ चुका है और अमेरिका और रूस जैसे देश जो है वो दबाव बनाने लगते हैं ब्रिटेन पे, क्योंकि ब्रिटेन का कब्जा 2/3 हिस्से पर है और दबाव बनाने लगते हैं कि अब देशों को आजाद करना होगा, अब इस तरीके से नहीं चलेगा, अब साम्राज्यवाद नहीं चलेगा। और आजाद क्या करना है दोस्तों, एक नई विचारधारा लेके आए, पूंजीवाद। साम्राज्यवाद को समाप्त करके पूंजीवाद के माध्यम से क्या करेंगे, अब देशों को गुलाम बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना आती है और यह बताती है कि भारत में किस तरीके से संविधान सभा गठित की जाएगी। और इसके जो सदस्य हैं वो है एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स पहले भी आ चुके थे, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस जो आते हैं और कैबिनेट मिशन योजना जो है वो रखते हैं कि हाँ इस तरीके से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की जाएगी। लेकिन ये भी पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर देता है। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन आगे दंगे बढ़ते गए जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान गठित करना पड़ा। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्लान पर हुआ क्या, तो
तो 9 दिसंबर को चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बार क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बार बैठी और यहां से धीरे धीरे हमारा संविधान जो है वो आज का संविधान जो है वो निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और आगे चलकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। और फिर आगे जाकर 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो दोस्तों लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चर्चा। अब इसके बाद जो आगे जो लेक्चर होगा दोस्तों उसमें हम बताएंगे कि ये संविधान जब यहां शुरू हुआ तो क्या यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि कोई भी घटना एक दिन में नहीं घटती है, थोड़ा सा पीछे से आती है। तो अगले जो वीडियो होगा, अगला वीडियो जो पॉलिटिका होगा उसमें हम बताएंगे, क्योंकि ये पढ़ना भी है, आप लोग का चैप्टर भी है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि किस तरीके से हमारा संविधान जो है वो निर्मित हुआ। तो शुरू करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और आपको लाएंगे 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक लाकर आपको पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर देंगे। और जहां से 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा गया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, तो हो सकता है कि वहां से, और आपके एससीईआरटी किताब में और एनसीईआरटी किताब में लिखा भी हुआ है, तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आप इसको नोट कीजिएगा, सारा का सारा हम एक बार हट जा रहे हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिएगा और यहां से मुझे उम्मीद है कि 1 नंबर जरूर आपको मिलेगा। इस डिस्कशन के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक आप बने रहिएगा और हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट कराने का। तो अगर वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर खूब ज्यादा मात्रा में कीजिए, क्योंकि आप जैसे और भी बहुत लोगों के पास हम पहुंच सके और वीडियो को और इसी तरीके से नए नए वीडियो लेकर आते रहे। धन्यवाद।